बच्चों, डेप्रिसिएशन की जब हम बात करते हैं तो डेप्रिसिएशन के लिए सबसे पहले आपको देखना पड़ता है डेप्रिसिएबल असेट। डेप्रिसिएशन हम उसी असेट पे लगा पाएंगे बेटा जो डेप्रिसिएबल असेट है, और डेप्रिसिएबल असेट हम उसी को बोलते हैं जिसकी यूजफुल लाइफ मोर देन 1 ईयर हो, लाइफ लिमिटेड हो। लिमिटेड मतलब एक लिमिट होनी चाहिए, 50 साल, 60 साल, 70 साल, 90 साल, ताकि उतने साल में हम डेप्रिसिएशन लगा सकें। और बिजनेस के पर्पज से आपने उस असेट को रखा हो। अगर असेट की लाइफ मोर देन 1 ईयर है, असेट की लाइफ लिमिटेड है, देन हम बात कर रहे हैं असेट आपने बिजनेस के पर्पज से रखी है, तो ऐसे केस में उस असेट को हम बोलेंगे डेप्रिसिएबल असेट। डेप्रिसिएबल असेट की डेप्रिसिएबल वैल्यू, यानी पहले तो असेट आपको चेक करना है वो डेप्रिसिएबल है कि नहीं, और जहां पता लगा कि हाँ जी असेट डेप्रिसिएबल है तो हम डेप्रिसिएशन लगाने की बात करेंगे। और डेप्रिसिएशन लगाने के लिए अब देखेंगे डेप्रिसिएबल वैल्यू। डेप्रिसिएबल वैल्यू में कौन सी वैल्यू लेके चलेंगे? हम लेके चलेंगे हिस्टोरिकल कॉस्ट माइनस स्क्रैप वैल्यू। अब हिस्टोरिकल कॉस्ट किसको बोलते हैं बेटा? असेट की ओरिजिनल कॉस्ट, असेट की कैपिटलाइज वैल्यू, यानी असेट को यूजेबल कंडीशन में लाने तक के जितने भी कॉस्ट है हम उसकी कॉस्ट के अंदर कैपिटलाइज वैल्यू के तौर पे जोड़ लेते हैं। माइनस करते हैं हम स्क्रैप वैल्यू। स्क्रैप वैल्यू मतलब एस्टिमेटेड रियलाइजेबल वैल्यू, जबकि असेट की यूजफुल लाइफ एक्सपायर्ड हो जाएगी तो हमें एस्टिमेटेड रियलाइजेबल वैल्यू क्या आएगी। अब मान लीजिए आपने 5 लाख रुपए की कार खरीदी और हम उसको पूरे लाइफ टाइम यूज करेंगे तो 1 लाख रुपए उसकी स्क्रैप वैल्यू बचेगी। इसका मतलब उसकी डेप्रिसिएबल वैल्यू कितनी रही? 4 लाख। हम उस असेट को उसके पूरे जीवन काल में 4 लाख रुपए तक ही मूल्य उसका कम हो सकता है हमारे यूज या फिजिकल वियर एंड टियर के कारण। चलो जी, डेप्रिसिएशन लगाने के लिए सबसे पहले डेप्रिसिएबल असेट देखिए, उसकी डेप्रिसिएबल वैल्यू को उसकी यूजफुल लाइफ में, डेप्रिसिएबल असेट की डेप्रिसिएबल वैल्यू को उसकी यूजफुल लाइफ में। तो बताओ जी डेप्रिसिएबल वैल्यू कितनी थी बेटा? 4 लाख। मान लो उसकी यूजफुल लाइफ पीरियड पर बेस्ड है 10 साल, 15 साल। 10 साल ही तो 10 से डिवाइड करा, एवरी ईयर हम डेप्रिसिएशन लगाते चले जाएंगे। या असेट की यूजफुल लाइफ आउटपुट पर बेस्ड है। आउटपुट कैसे? कि भाई इस मशीन से 1 लाख यूनिट का प्रोडक्शन किया जा सकता है, तो डेप्रिसिएशन हो गया 4 रुपये पर यूनिट। तब देखो जी डेप्रिसिएशन क्या है? डेप्रिसिएबल असेट की डेप्रिसिएबल वैल्यू को उसकी यूजफुल लाइफ में अलोकेशन करना, यानी बांटना। जैसे 5 लाख रुपए हिस्टोरिकल कॉस्ट थी, 1 लाख रुपए इसके वैल्यू है। बताओ जी डेप्रिसिएबल वैल्यू कितनी हो गई? 4 लाख। उसकी यूजफुल लाइफ है मान लो 10 साल, तो 10 साल के अंदर हमें 4 लाख रुपए को बांटना है। मतलब एवरी ईयर कितने का डेप्रिसिएशन लगा रहे हैं हम? एक्सएलए मेथड से चल रहे तो 40-40 हजार का। तो डेप्रिसिएशन की अगर हम बात करें तो डेप्रिसिएबल असेट को की डेप्रिसिएबल वैल्यू को उसकी यूजफुल लाइफ में सिस्टमेटिक अलोकेशन को ही हम नाम देते हैं डेप्रिसिएशन। अब बच्चों, डेप्रिसिएशन की जब डिफरेंट मेथड की बात हम करते हैं, ये देखो एसएलए मेथड यानी स्ट्रेट लाइन मेथड हमारे सिलेबस में, डब्ल्यूडीवी मेथड, सम ऑफ ईयर्स डिजिट मेथड, डिप्लेशन मेथड, मशीन और रेट मेथड, या प्रोडक्शन बेस्ड यानी आउटपुट बेस्ड डेप्रिसिएशन। अब सुनना बच्चों, अगर हम बात करें एसएलएम डब्ल्यूडीवी, तो आप देखो एसएलएम को अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 10 भी एक्सेप्ट कर रहा है, कंपनी एक्ट भी एक्सेप्ट कर रहा है। एसएलएम मेथड हम वहां यूज कर रहे हैं जहां असेट से मिलने वाली इकोनॉमिक बेनिफिट, आर्थिक लाभ एवरी ईयर एक जैसे। डब्ल्यूडीवी हम मेथड वहां लगा रहे हैं जहां असेट से मिलने वाले इकोनॉमिक बेनिफिट डे बाय डे कम होते चले जाते हैं। बराबर बेटा? देखो जी एसएलए मेथड में डिप्रिसिएशन हम ओरिजिनल कॉस्ट पे लगाना है, डब्ल्यूडीवी मेथड में उसके बैलेंस यानी ओपनिंग बैलेंस पे लगाना है, रिड्यूसिंग बैलेंस पे लगाना है। मान लीजिए डिप्रिसिएशन की रेट 10% है, अब उसका बेटा डिप्रिसिएशन की रेट 10% है, ये हिस्टोरिकल कॉस्ट 1 लाख। यहां देखो जी एवरी ईयर 10,000 10,000 10,000 का डिप्रिसिएशन लग रहा है। लेकिन अगर डब्ल्यूडीवी मेथड है तो देखो जी पहले साल 10,000, रिड्यूसिंग बैलेंस बचा उसका 90,000, तो उसका 10% 9,000,
आगे रिड्यूसिंग बैलेंस बचा 81,000, तो उसका 10% 8100। अब अगर हम बात करें एसएलएम डब्ल्यूडीवी, दोनों में अगर रेट सेम है तो पहले साल का डिप्रिसिएशन का अमाउंट क्या रहेगा? सेम। अच्छा, डिप्रिसिएशन का अमाउंट कैसे निकाले हम? एसएलएम मेथड है तो हिस्टोरिकल कॉस्ट माइनस स्क्रैप वैल्यू डिवाइडेड बाय एस्टिमेटेड लाइफ। ऐसा हम करेंगे तो डिप्रिसिएशन का अमाउंट हम निकाल लेंगे। लेकिन कई बार बेटा डिप्रिसिएशन की रेट निकालने के लिए बोलेगा कि अमाउंट कैसे याद रखेंगे, किसी असेट पे 1 लाख, किसी असेट पे 2 लाख, किसी असेट पे 50,000। तो उसके बजाय हम क्या चाहेंगे कि एक रेट सेट कर लें। और रेट कैसे सेट करेंगे? एसएलएम रेट सेट कर रहे हैं। हमने लिया डिप्रिसिएशन का अमाउंट, डिवाइड करेंगे हिस्टोरिकल कॉस्ट से, तो ये रेट सेट होके आया। अब बच्चों ये मेरे को बताओ, ये रेट अप्लाई किस पर होना चाहिए? ओरिजिनल कॉस्ट। ये ध्यान रखना बेटा, रेट किस पर अप्लाई होना चाहिए बच्चों? और अब आप देखो, ये मैंने सपोज करें यहां पर बनाया मशीन अकाउंट, ये मेरे पास उसकी ओरिजिनल कॉस्ट है 5,10,000, और ये 5,10,000 पर अगर ये रेट लगा रहा हूं मैं, ये देखिए पहले साल का डिप्रिसिएशन आया, ऐसे हर साल का डिप्रिसिएशन लगता जाएगा, और सबसे आखिरी में आप देखोगे ना तो बैलेंस उतना बचेगा जितने की क्या है? स्क्रैप वैल्यू। चलो अच्छा, मैं एक क्वेश्चन दूं तो मेरे को क्वेश्चन करके फटाफट बता सकते हो एसएलएम मेथड से? बताना बेटा। मैं बात करने जा रहा हूं एसएलएम मेथड। आपको असेट का हिस्टोरिकल कॉस्ट दिया 2,30,000, स्क्रैप वैल्यू 30,000, लाइफ आपको दी है 10 साल। डिप्रिसिएशन का अमाउंट बता दीजिए। 20,000। चलो अब आप एक काम करो, अगर एसएलएम का रेट पूछा जाए तो रेट कैसे निकालोगे? 20,000 डिप्रिसिएशन और इसकी हिस्टोरिकल कॉस्ट है 2,30,000, मल्टीप्लाई बाय 100, 8 पॉइंट। ओके। अच्छा, ये रेट किस पे अप्लाई करोगे? असेट की ओरिजिनल कॉस्ट। पक्का बेटा? ऑनलाइन पर क्वेश्चन है, मार्केट में डिप्रिसिएशन डब्ल्यूडीवी से लगाते हैं क्या? नहीं बेटा, दोनों ही मेथड एक्सेप्टेड है। हाँ, इतना जरूरी कि इनकम टैक्स जनरली डब्ल्यूडीवी मेथड को एक्सेप्ट करता है। इनकम टैक्स डब्ल्यूडीवी मेथड को एक्सेप्ट करता है, उसके पीछे रीजन है बेटा। डब्ल्यूडीवी में क्या होता है? डब्ल्यूडीवी में क्या होता है? असेट अकाउंट जीरो नहीं हो पाता है, तो गवर्नमेंट की निगाह में रहता है कि आपकी असेट बिजनेस की कितनी है। और एसएलएम में अगर स्क्रैप वैल्यू जीरो होगी ना तो असेट अकाउंट ऑटोमेटिकली क्या हो जाएगा? जीरो। और बुक्स से अगर असेट अकाउंट हट गया तो फिर उसको पकड़ना बड़ा मुश्किल हो जाता है। डब्ल्यूडीवी का फायदा क्या है? डब्ल्यूडीवी में असेट अकाउंट कभी भी जीरो नहीं होगा। कितने भी साल तक आप डब्ल्यूडीवी पे उस अकाउंट को खींच लो। हाँ जी, डब्ल्यूडीवी का डेप्रिसिएशन का रेट निकालने का फॉर्मूला 1 माइनस एन अंडर रूट स्क्वायर वैल्यू डिवाइडेड बाय हिस्टोरिकल कॉस्ट। एन का मतलब निकलेगा नंबर ऑफ ईयर, एसवी यानी स्क्वायर वैल्यू, एचसी यानी हिस्टोरिकल कॉस्ट यानी कैपिटलाइज्ड वैल्यू। अब इस फॉर्मूले से डेप्रिसिएशन का रेट निकालोगे तो फ्रैक्शन में आएगा। जैसे 25% है तो 0.25,
उसको परसेंटेज में लेना है तो फिर हमें फॉर्मूले में मल्टीप्लाई करना पड़ जाएगा 100 का, तो फिर वो कंप्लीट डिजिट में दिखेगा 25%। तो बड़ा क्या दोनों मेथड सब बच्चों को क्लियर? एसएलएम डब्ल्यूडीवी एग्जामिनर डायरेक्ट क्वेश्चन के बजाय चेंज इन मेथड पे देने की कोशिश करेगा ताकि पहले एसएलएम और फिर डब्ल्यूडीवी। चलिए, सम ऑफ ईयर ऑफ डिजिट मेथड। बच्चों सुनो, देखो एसएलएम मेथड की स्पेशलिटी है कि यहां अगर स्क्रैप वैल्यू 0 तो अकाउंट बंद हो जाएगा, स्क्रैप वैल्यू 0 हो तो। डब्ल्यूडीवी के अंदर डेप्रिसिएशन आप देखो ये रिड्यूसिंग पैटर्न पे लगता जाता है, बराबर बेटा। लेकिन सम ऑफ ईयर ऑफ डिजिट की अगर हम बात करें तो यहां डेप्रिसिएशन तो रिड्यूसिंग पैटर्न पे लगता जाएगा। स्क्रैप वैल्यू 0 होगी ना तो ऑटोमेटिकली असेट अकाउंट भी क्लोज हो जाता है। अब देखो इस मेथड को हम कैसे प्रोसेस करेंगे वो देखिएगा। मान लीजिए आपके सामने हिस्टोरिकल कॉस्ट है 1 लाख, स्क्रैप वैल्यू 0, असेट की लाइफ 5 साल। अब क्वेश्चन सॉल्व करते लिखा मैंने ईयर्स, कितने साल है भाई? 5 साल, तो 1 2 3 4 5, ये सिंपल ईयर के डिजिट लिख दिए, इनका सम टोटल क्या? तो 15। अब जब डेप्रिसिएशन लगाओगे तो रिवर्स, रिवर्स कैसे? 5 4 3 2 1, तो पहले साल का डेप्रिसिएशन 5/15, दूसरे साल का डेप्रिसिएशन 4/15, तीसरे साल 3/15, देन 2/15, 1/15। अब ये डब्ल्यूडीवी वाला पैटर्न हो गया, पहले साल 5 टाइम्स डेप्रिसिएशन है, देन 4 टाइम, देन 3 टाइम, देन 2 टाइम, देन 1 टाइम, बराबर बेटा। और अब देखो डेप्रिसिएशन जब निकालने जाएंगे, ये 5/15 करा हमने, ये डेप्रिसिएबल वैल्यू का करा, हिस्टोरिकल कॉस्ट में से स्क्रैप वैल्यू घटाने के बाद की वैल्यू। यहां तो स्क्रैप वैल्यू कुछ थी नहीं, तो अब देखो पहले साल का डेप्रिसिएशन 33,333, दूसरे साल का डेप्रिसिएशन 26,666, ये तीसरे साल, चौथे साल, पांचवें साल डेप्रिसिएशन डे बाय डे कम होता जा रहा है। अच्छा चलो, अगर स्क्रैप वैल्यू भी हुई तो जैसे 3,20,000, स्क्रैप वैल्यू 20,000, लाइफ आपको दिए 6 साल, तो ये ईयर डिजिट लिए 1 2 3 4 5 6, इनका टोटल करा 21, तो पहले साल आएगा 6/21, 5/21, 4/21, 3/21, 2/21, 1/21, और ये लेंगे कितने का? 3 लाख का डेप्रिसिएबल वैल्यू। यानी पहले साल डेप्रिसिएशन 6 टाइम्स है, फिर 5 टाइम्स है, फिर 4 टाइम्स है, फिर 3 टाइम्स है, 2 टाइम्स एंड 1 टाइम। क्लियर बेटा? देन हम लोगों ने बात किया था डिप्लेशन मेथड। सुनना बच्चों, डिप्लेशन मेथड ये एप्लीकेबल होता है वेस्टिंग असेट पर, यानी माइनिंग इंडस्ट्रीज पर ये मेथड एप्लीकेबल होगा। अब इस मेथड के अंदर हम वर्किंग कैसे करेंगे वो जरा ध्यान से देखना। ये डिप्लेशन मेथड एप्लीकेबल होना वेस्टिंग असेट, मतलब एसी असेट, जिस असेट से अगर मान लीजिए हमने यूज नहीं करा तो उसकी वैल्यू ऑटोमेटिकली रिड्यूस होती चली जाती, जस्ट लाइक नेचुरल रिसोर्सेस। मान लीजिए आपने खदान परचेस की, माइंस परचेस की है, टेक्निकली सर्वे करवाया, वो सर्वे करने पर सर्वे करने वाला जो एजेंसी बताता कि साहब इसमें 6 लाख टन माल है, लेकिन इसमें से निकाला मात्र 5 लाख टन ही जा सकता है। अब जब डेप्रिसिएशन लगाने की बात आएगी तो फॉर्मूला क्या लगाएंगे हम? हिस्टोरिकल कॉस्ट माइनस स्क्रैप वैल्यू डिवाइडेड बाय एस्टिमेटेड आउटपुट।
हिस्टोरिकल कॉस्ट में से स्क्वायर वैल्यू माइनस की एस्टिमेटेड आउटपुट। एस्टिमेटेड आउटपुट ये डिपेंड नहीं करता कि भाई खदान के अंदर कितना है, कितना वहां से लीगली निकाला जा सकता है उससे मतलब है। और मान लीजिए यहां से निकाला जा सकता है 5 लाख टन, तो 5 लाख टन से डिवाइड करा तो 1 टन का डिप्रिसिएशन निकल के आ गया। एवरी ईयर जितना जितना टन माल निकालते जाएंगे हर एक टन पे 1 रुपए पर टन के रेट से डिप्रिसिएशन लगता जाएगा। अच्छा, कभी कभी हमने ज्यादा माल निकाला होगा तो ज्यादा डिप्रिसिएशन, जिस साल कम माल निकाला होगा उस साल कम डिप्रिसिएशन। ये देखिए आप, पक्का बच्चों? अच्छा, इसी तर्ज पर सेम पैटर्न पर एक मेथड और बनती है जिसको नाम क्या देते बेटा अपन? मशीन और रेट मेथड। अब ये मेथड में भी कैलकुलेशन करने का तरीका तो वही रहेगा, लेकिन ये मेथड कहां पर अप्लाई होगी? जब असेट की एस्टिमेटेड लाइफ उसके वर्किंग आवर्स में डिफाइन की जाए। भाई आपने कोई मशीन खरीदी, वो जो मशीन सप्लाई करने वाली जो इंजीनियरिंग कंपनी है वो बोलती है कि साहब ये मशीन 1 लाख घंटे चलेगी। अब हमें पता है साहब ये मशीन से 1 लाख घंटे हम आउटपुट ले सकते हैं। ये मशीन 50,000 घंटे इसकी वर्किंग लाइफ है। कई बार मान लीजिए बड़ा भारी कोल्ड स्टोरेज डाला, हम कंपनी से पूछेंगे साहब ये कितने घंटे कूलिंग कर सकती है, या हीट पंप पे कितने घंटे हीटिंग कर सकता है, तो उसके अकॉर्डिंग मेरे को डिप्रिसिएशन लगाना पड़ेगा। फॉर्मूला वही बन जाएगा मेरे सामने, हिस्टोरिकल कॉस्ट माइनस स्क्वायर वैल्यू डिवाइडेड बाय एस्टिमेटेड वर्किंग आवर्स। 3,20,000 की मशीन है, 3 लाख रुपए स्क्वायर वैल्यू, और मशीन के वर्किंग आवर्स आपको दिए 1 लाख घंटे, तो मतलब मशीन 1 घंटे चली तो 3 रुपए का डिप्रिसिएशन। अब हर साल कम ज्यादा कम ज्यादा कम ज्यादा चली होगी, जिस साल ज्यादा चली ज्यादा डिप्रिसिएशन, कम चली कम डिप्रिसिएशन। बोल बड़ा फंडा क्लियर? चलो, ये मैंने बात किया था मशीन और रेट मेथड पर। इस चैप्टर में अंतिम मेथड जो बनता है, सुनना बेटा, आउटपुट बेस्ड और प्रोडक्शन बेस्ड डिप्रिसिएशन। अब आउटपुट बेस्ड या प्रोडक्शन बेस्ड डिप्रिसिएशन कैसे? सपोज करें आपने मशीन परचेस करी 5,15,000 की, इसके वैल्यू 15,000 है, लेकिन अब इस मशीन की लाइफ आपको दी गई है आउटपुट में। कई मशीन ऐसी होती है जब हम परचेस करने जाते हैं सामने वाले व्यक्ति से पूछते हैं साहब ये मशीन कितना आउटपुट दे सकती है। मान लो सामने वाला बंदा बोलता है, बोले साहब ये 1 लाख kg प्रोडक्शन कर सकती है, या 1 लाख टन माल बना सकती है, 1 लाख गैलन माल बना सकती है, 1 लाख लीटर या 1 लाख यूनिट। यहां जो उसकी वर्किंग लाइफ आपको दी जाएगी इन टर्म्स ऑफ आउटपुट, कि इतने टन, इतने यूनिट, इतने गैलन, इतने केजी माल ये प्रोडक्शन कर सकती है। बराबर बड़ा, जितना ज्यादा प्रोडक्शन लिया जाएगा उतना ज्यादा डिप्रिसिएशन। फॉर्मूला वही आ गया मेरे पास सामने, हिस्टोरिकल कॉस्ट माइनस स्क्वायर वैल्यू डिवाइडेड बाय एस्टिमेटेड आउटपुट इन क्वांटिटी। बोलो जी, डिप्रिसिएशन 5 रुपए पर यूनिट। जितना जितना प्रोडक्शन करते जाएंगे डिप्रिसिएशन अकॉर्डिंगली लगता चला जाएगा। चलो, ये 6 मेथड तो आपके लिए बहुत इजी है, इजीली आप कर लोगे। ये 6 मेथड अपने लिए इशू नहीं। बोलो, क्या यहां तक सब बच्चों को क्लियर है? पहले बताइए, 6 मेथड सब बच्चों को क्लियर? बच्चों पक्का? अच्छा, अब बच्चों यहां जो दो एक टेक्निकल बातें उसको ध्यान से देखना। जैसे बहुत से बच्चे रूटीन 6 मेथड जो मैंने बताई आपको, अब इसमें छोटे छोटे बहुत सारे कंसेप्ट आते हैं, तकरीबन 4-5 कंसेप्ट है। पहला कंसेप्ट में बात करने जा रहा हूं बच्चों, प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन। सुनना, प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन यानी एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन। और इससे रिलेटेड एक 10 नंबर का अच्छा क्वेश्चन जो मॉड्यूल का प्रैक्टिकल क्वेश्चन नंबर 1 है, बहुत यूनिक क्वेश्चन है बेटा। यही आपसे असेट डिस्पोजल अकाउंट भी पूछा जा सकता है। देखिए, जनरली बच्चों हम लोग क्या करते हैं, ये जैसे फर्स्ट ईयर है, हाँ पहले लॉजिक समझ गए बच्चों। ये जैसे फर्स्ट ईयर है, आपके पास फिक्स एसेट है 10 लाख का,
आपने डेप्रिसिएशन लगाया 1 लाख का, हम जनरली 1 लाख का इफेक्ट पीएनएल के डेबिट में दे देते हैं, दूसरा असेट को माइनस कर देते तो असेट बची 9 लाख की। अगले साल असेट अकाउंट खुलता 9 लाख से, फिर 1 लाख का डेप्रिसिएशन लगा तो पीएनएल के डेबिट में असेट से माइनस तो असेट 8 लाख की दिखती है। नेक्स्ट ईयर असेट 8 लाख की, फिर 1 लाख का डेप्रिसिएशन पीएनएल के डेबिट में असेट से माइनस तो आउटर कॉलम में 7 लाख। लेकिन जब हम प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन अकाउंट बनाते तो प्रेजेंटेशन कैसे होगा वो देखो, ये फिक्स असेट लिखी 10 लाख की, इसी जैसे हमने इधर लिखा था। अब डिप्रिसिएशन लिखेंगे हम 1 लाख तो उसके 2 इफेक्ट, पीएनएल के डेबिट में और असेट से माइनस करने के बजाय मैंने एक अकाउंट अलग से बना दिया जिसका नाम रख दिया प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन। प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन मतलब ये एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन को शो कर रहा है। हम असेट को उसकी ओरिजिनल कॉस्ट भी रखेंगे और जितना उसमें डेप्रिसिएशन लगता जाएगा उसको एक सेपरेट अकाउंट के अंदर लगते जाएंगे जिसका नाम होगा प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन अकाउंट। आउटर कॉलम में असेट दिख रही 9 लाख की, लेकिन अगले साल हम क्या करेंगे बताएं, जनरली हम असेट अकाउंट ओपन करते थे 9 लाख से, यहां ऐसा नहीं, यहां असेट अकाउंट ओपन होगा पूरे 10 लाख से। एक अनदर अकाउंट हमने ओपन कर दिया जिसका नाम हुआ प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन, और प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन कितने से 1 लाख से। चलो जी 1 लाख का डेप्रिसिएशन और लगा सेकेंड ईयर में तो एक इफेक्ट पीएनएल के डेबिट में, अब 1 लाख का डेप्रिसिएशन और लगा तो उसको असेट से माइनस करने के बजाय इस प्रोविजन के अंदर ही जोड़ दिया। अब बताओ टोटल मेरे पास अभी तक का एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन हो गया 2 लाख रुपए। आउटर कॉलम में असेट कितने की दिखेगी 8 लाख। नाउ थर्ड ईयर, क्या थर्ड ईयर हम अकाउंट ओपन करने जाएंगे तो मशीन अकाउंट कितने से ओपन करेंगे 10 लाख या 8 लाख? 10 लाख से ही। प्रोविजन अभी कितना हमारे पास 2 लाख, 1 लाख का डिप्रिसिएशन और लगा, पीएनएल के डेबिट में एक का डिप्रिसिएशन और जोड़ के टोटल एक्यूमुलेटेड कितने दिखाएंगे हम 3। अच्छा इस मेथड का फायदा क्या होगा, इसका फायदा ये होता है कि बड़े बड़े कॉर्पोरेट के केस में हम ये एनालिसिस कर सकते हैं कि साहब इसके पास 10 लाख रुपए हिस्टोरिकल कॉस्ट की एसेट है और अभी तक इसका 30% पार्ट डेप्रिसिएट हो चुका है। ये जो 3 लाख लिखा है ना, आगे डिप्रिसिएशन लगते 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 8 लाख हो गया मान लो, तो ये इंप्रेशन देगा कि कंपनी के पास 10 लाख की असेट है और 8 लाख डेप्रिसिएशन हो चुका है, मतलब 80% ऑफ द असेट डेप्रिसिएट हो चुकी है। कंपनी ओल्डेस्ट प्लांट एंड मशीनरी से काम कर रहा है। अब देखो इसको वर्किंग कैसे करते हैं वो जरा ध्यान से देखना बेटा। ये बनाया बच्चों मैंने मशीन अकाउंट, इट्स अ रियल अकाउंट, हम एज्यूम करके चल रहे हैं 10% एसएलएम से। ये बना रहे बेटा हम प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन अकाउंट, ये एक तरह से एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन है और एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन का क्रेडिट बैलेंस होगा, इंक्रीज भी कहां पर होगा क्रेडिट में। चलो सपोज करें आपने असेट परचेस करी, आपने असेट परचेस करी तो बैंक हमने मशीन अकाउंट के डेबिट में लिख दिया बेटा, बराबर बच्चों, मशीन अकाउंट के डेबिट में लिख दिया टू बैंक। चलो अब डेप्रिसिएशन लगाना 1 लाख का, 1 लाख का जब डेप्रिसिएशन लगाएंगे तो पीएनएल के डेबिट में खर्चा है, लेकिन मशीन से माइनस करने के बजाय, मशीन के क्रेडिट में लिखने के बजाय हम इसको लिखेंगे प्रोविजन अकाउंट के क्रेडिट में। पीएनएल के डेबिट में तो जाएगा बेटा, मशीन से माइनस करने के बजाय हमने प्रोविजन अकाउंट के क्रेडिट में लिख दिया। चलो अब ये मशीन अकाउंट का बैलेंस निकाल दिया, प्रोविजन अकाउंट का बैलेंस निकाल दिया। बैलेंस शीट बनाओगे तो देखो बैलेंस शीट ऐसी दिखेगी, ये फिक्स असेट हिस्टोरिकल कॉस्ट पे, प्रोविजन एक 10,000 तो आउटर कॉलम में 90,000। नेक्स्ट ईयर में देखो जी ओपनिंग बैलेंसेस मैंने ब्रॉट डाउन कर दिए, मशीन का डेबिट तो प्रोविजन का क्रेडिट। चलिए सपोज करें आपने इस साल एक और मशीन खरीदी 1 जुलाई के दिन, मशीन खरीदी तो मशीन अकाउंट के डेबिट में लिख दिया मैंने टू बैंक। चलो जी अब डेप्रिसिएशन लगाना, डेप्रिसिएशन के 2 इफेक्ट, पीएनएल के डेबिट में असेट के क्रेडिट के बजाय मेरे को लिखना पड़ेगा प्रोविजन के क्रेडिट में बाय डेप्रिसिएशन। उसका बाइफरकेशन दे दिया, मशीन 1 पे था, मशीन 2 पे था। क्लियर?
अब देखो असेट अकाउंट के अंदर असेट ओरिजिनल कॉस्ट भी शो हो रही है। नाउ असेट अकाउंट का अगर मैं बैलेंस निकालूंगा तो असेट अकाउंट का बैलेंस दिख रहा है 1,40,000। इसके अंदर दो मशीनें शो हो रही है, मशीन 1 मशीन 2, और दोनों उसकी ओरिजिनल कॉस्ट में शो हो रही है। प्रोविजन अकाउंट का बैलेंस निकालूंगा तो इधर प्रोविजन दिखेगा, और ये बैलेंस दिख रहा है 22,000, मतलब ये अभी तक का टोटल डिप्रिसिएशन चार्ज है। मैं चाहूंगा इसमें बाइफरकेशन ले लूं, मशीन 1 मशीन 2 अलग अलग। मशीन 1 पर अभी तक 20,000 का डिप्रिसिएशन लग चुका है, 10 पहले साल 10 दूसरे साल। मशीन 2 पे 2,000 के डिप्रिसिएशन लगा है। ये सेकेंड ईयर की कहानी खत्म होगी, और अभी तक मैं मशीन डिस्पोजल अकाउंट पे नहीं पहुंचा हूं, क्योंकि मशीन डिस्पोजल अकाउंट बनाने की जरूरत इसलिए नहीं है, जिस साल मशीन डिस्पोज ऑफ करेंगे ना उसी साल बनाएंगे। चलो थर्ड ईयर, अब देखो मैंने मशीन अकाउंट के डेबिट में लिखा टू बैलेंस ब्रेक डाउन मशीन 1 एंड 2। प्रोविजन अकाउंट के क्रेडिट में लिखा बाय बैलेंस ब्रेक डाउन मशीन 1 एंड 2। बराबर बेटा। चलो अब मैंने यहां सपोज करें मशीन नंबर 1 को बेच दिया, और 1 जनवरी के दिन ही बेच दिया। अब 1 जनवरी के दिन मशीन बेच दिया तो मशीन अकाउंट के अंदर वो मशीन हिस्टोरिकल कॉस्ट पे पड़ी है, उसका प्रोविजन उधर पड़ा हुआ है। तो इसे केस में यहां से हम मशीन हटाएंगे, मशीन कम होगी तो मशीन के क्रेडिट में। 1,00,000 रुपए की मशीन हमने बेची, मशीन अकाउंट के क्रेडिट में। तो देखो जी ये डिस्पोजल अकाउंट मैंने बनाया, डिस्पोजल अकाउंट के डेबिट में, वहां से मशीन उठा के हम डिस्पोजल के हवाले कर रहे हैं। तो ये एक नॉमिनल अकाउंट बना रहे हैं जहां मशीन को डिस्पोज ऑफ करने जा रहे हैं हम। चलो 1,00,000 रुपए तो उसकी ओरिजिनल कॉस्ट है, जिस डेट को बेची उस डेट तक उस पर डेप्रिसिएशन लग चुका है, और डेप्रिसिएशन पड़ा हुआ आपका एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन अकाउंट के क्रेडिट में, उसको भी निकाल के यहां एडजस्ट करो ताकि आखिर में नफा नुकसान निकाले। और अब बताओ यहां प्रोविजन अकाउंट के क्रेडिट में देखो इस मशीन पे अभी तक का 20,000 का डेप्रिसिएशन पड़ा हुआ है, उसको खत्म करने के लिए मेरे को डेबिट में लिखना पड़ेगा टू मशीन डिस्पोजल। प्रोविजन को खत्म करने के लिए प्रोविजन अकाउंट के डेबिट में लिखना पड़ेगा ना, प्रोविजन अकाउंट के डेबिट में तो डिस्पोजल अकाउंट के क्रेडिट में। अब देखो क्या शो कर रहा है, 1,00,000 रुपए की एसेट है, और जिस डेट को बेचा उस डेट तक हमने 20,000 का डेप्रिसिएशन लगा दिया, मतलब इसकी बुक वैल्यू 80,000 है। चलिए जी इसको बेचा हमने 75,000 में बाय बैंक, तो 5,000 रुपए का हम लोगों को क्या हुआ, लॉस। डिस्पोजल अकाउंट एक नॉमिनल अकाउंट है, ये सिर्फ उसी ईयर में बनेगा जिस ईयर में कि हमने मशीन को डिस्पोज ऑफ किया, और उसका जो भी बैलेंस निकलेगा वो प्रॉफिट या लॉस होगा, इमीडिएटली पीएनएल में हम ट्रांसफर करेंगे। प्रॉफिट हुआ तो पीएनएल के क्रेडिट में, लॉस हुआ तो पीएनएल के डेबिट में। नाउ अगर हम ये वापस मशीन अकाउंट पे जाते हैं, अभी मशीन अकाउंट में एक मशीन बाकी है। चलो प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन अकाउंट, अब बताओ बेटा हमें डेप्रिसिएशन तो लगाना पड़ेगा। मशीन नंबर 1 हमने सोल्ड आउट कर ली, लेकिन मशीन नंबर 2 तो है। बताओ बेटा मशीन नंबर 2 कितने की है, 40,000। मशीन नंबर 2 पे डेप्रिसिएशन 4,000, दो इफेक्ट, पीएनएल के डेबिट में और दूसरा प्रोविजन अकाउंट के क्रेडिट में। देखो जी प्रोविजन अकाउंट के क्रेडिट में लिखा, परफेक्ट यहां तक। चलो अब इसके बाद ईयर एंड पर देखें तो प्रोविजन अकाउंट का बैलेंस कितना बचेगा मेरे पास, 60,000। मशीन अकाउंट का बैलेंस कितना बचेगा, 40,000। इस तरह से हम बनाते बेटा प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन यानी एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन। बोलो बेटा क्या यहां तक का फंडा आपको क्लियर हुआ कि नहीं, ईमानदारी से बच्चों यहां तक कर सकते हैं। अभी बच्चों एक इंपॉर्टेंट कंसेप्ट आता है, चेंज इन मेथड ऑफ चेंज इन यूजफुल लाइफ ऑफ असेट। अब देखिए कई बार जो आपने डेप्रिसिएबल एसेट खरीदी उसकी यूजफुल लाइफ इनिशियली जो हम एस्टिमेट करके चलते हैं, बाद में हो सकता है उस एस्टिमेट में चेंज आ जाए। जैसे एग्जांपल के तौर पे सपोज करें ईयर 2020 में आपने एक मशीन परचेस की थी 10 लाख रुपए की। मान लीजिए आपने एस्टिमेट किया इसकी लाइफ 10 ईयर। अच्छा आप एसएलएम मेथड से डेप्रिसिएशन लगा रहे हैं। सपोज करिए आपने पहले साल डेप्रिसिएशन लगाया 1,00,000, सेकेंड ईयर 1,00,000, थर्ड ईयर 1,00,000। 3 साल डेप्रिसिएशन लगाने के बाद अब हम लोगों को लगता है कि सब पुराने एस्टिमेट के अकॉर्डिंग ये असेट चलनी थी 7 साल, लेकिन आफ्टर 3 ईयर
अब हमारा ये एनालिसिस है कि मार्केट में इतनी टेक्नोलॉजी चेंज हो चुकी है, मार्केट में इतने सारे अपडेशन आ चुके हैं और इतनी एडवांस्ड एंड इंप्रूव्ड मशीन आ चुकी है कि हमें इस मशीन को 7 साल तक नहीं चला पाएंगे। हमें लगता है कि ज्यादा ज्यादा 4 साल और इस मशीन को हम चला पाएंगे। 4 साल बाद तो हमें नई मशीन इंस्टॉल करनी ही पड़ेगी। यानी इसका मतलब ये निकला कि एस्टिमेटेड लाइफ जो हम प्रोजेक्ट करके चल रहे थे उसमें चेंज हुआ। अब देखिए कैसे, सपोज करिए हिस्टोरिकल कॉस्ट थी 10 लाख रुपए, या आपने 3 साल का 1-1 लाख का डेप्रिसिएशन लगा दिया। 4th ईयर में हमारे पास बुक वैल्यू बची 7 लाख रुपए। नाउ रिवाइज्ड रिमेनिंग लाइफ हमारे सामने है 4 साल। अब ऐसे केस में डेप्रिसिएशन का अमाउंट हम कैसे अकाउंटिंग करें? अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 10 के अकॉर्डिंग यहां आपको प्रोस्पेक्टिव इफेक्ट देने होंगे। इसका मतलब जो पुराना डेप्रिसिएशन आप लगा चुके हैं उसमें किसी प्रकार का अल्ट्रेशन करने की जरूरत नहीं। जो हो चुका है आप उसको भूलो। अब आपको बात करनी पड़ेगी आगे की। आगे की कैसे? ये हम निकालने जा रहे हैं रिवाइज डेप्रिसिएशन। हम लेके चलेंगे आज की बुक वैल्यू। आज की बुक वैल्यू 7 लाख रुपए है। इसकी एस्टिमेटेड जो भी रियलाइजेबल वैल्यू है आज के एस्टिमेट के अकॉर्डिंग कि सब 4 साल बाद क्या इसकी रियलाइजेबल वैल्यू आएगी। अगर है तो माइनस करिए, देन डिवाइड करेंगे हम रिमेनिंग लाइफ। रिमेनिंग लाइफ कौन सी? जो आज की तारीख में हम लोगों ने रिवाइज्ड की। नो डेप्रिसिएशन रिवाइज्ड आता है 1,75,000। तो अब हम डेप्रिसिएशन अगले 4 साल में लगाएंगे 1,75,000 एवरी ईयर। अब मुद्दा उठता है जो पुराना डेप्रिसिएशन चार्ज कर दिया उसका क्या? उसमें किसी प्रकार का अल्ट्रेशन नहीं करना है, इसीलिए हम इसको बोलते हैं प्रोस्पेक्टिव इफेक्ट। ठीक इसी तरह से एक और अच्छा कंसेप्ट बेटा कल के लेक्चर में हम लोगों का बाकी रह गया था, रिवैल्यूएशन ऑफ डेप्रिसिएबल असेट। अब देखिए हम लोगों ने बहुत अच्छे से डिस्कस किया है कि रिवैल्यूएशन 2 कैटेगरी का होता है। पहला डाउनवर्ड रिवैल्यूएशन और सेकंड इज अपवर्ड रिवैल्यूएशन। डाउनवर्ड रिवैल्यूएशन, अपवर्ड रिवैल्यूएशन, जब मैं स्पेशली बात करूं इनके सब डेप्रिसिएबल असेट। देखिए जी कैसे, सपोज करें कोई असेट की हिस्टोरिकल कॉस्ट है 5 लाख। हम इसकी लाइफ मान लीजिए 5 साल लेते हुए 1 लाख का डेप्रिसिएशन लगाया, 1 लाख का डेप्रिसिएशन लगाया, तीसरे साल भी हमने 1 लाख का डेप्रिसिएशन लगाया और 3 साल डेप्रिसिएशन लगाने के बाद अब हमारे पास उसकी बुक वैल्यू, या सपोज करें 2 साल डेप्रिसिएशन हमने लगाया और 2 साल डेप्रिसिएशन लगाने के बाद अब हमारे पास उस असेट की बुक वैल्यू 3 लाख रुपए। 2 साल डेप्रिसिएशन में लगा चुके। नाउ अब असेट की वैल्यू में अपवर्ड इंक्रीज होता है। समझिए बेटा, असेट की वैल्यू में, चलिए पहले मैं डाउनवर्ड लेके चलता हूं। सपोज करिए जी असेट की वैल्यू में रिडक्शन होता है। रिडक्शन कैसे? सब हो सकता है मार्केट कई सारे फैक्टर्स है जिनके कारण असेट की वैल्यू रिड्यूस हो जाए, या फिजिकल वियर एंड टियर जितना हमने एक्सपेक्ट किया था उससे भी ज्यादा है। हमें लगता है कि सब असेट की वैल्यू 80,000 रुपीज से रिड्यूस हो गई। इसको नाम देते बेटा हम डाउनवर्ड रिवैल्यूएशन, और उसके 2 इफेक्ट देते हैं। प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के डेबिट में असेट की वैल्यू कम, इसमें मेरे को दिक्कत नहीं। लेकिन अब अगर मैं बात करता हूं अपवर्ड रिवैल्यूएशन, असेट की वैल्यू सपोज करें 5 लाख, 1 लाख का डेप्रिसिएशन लगा दिया, बुक वैल्यू 3 लाख। नाउ अब हमें लगता है कि असेट की वैल्यू 50,000 से राइज हो गई। इसको नाम देंगे बच्चों हम अपवर्ड रिवैल्यूएशन। और अब अपवर्ड रिवैल्यूएशन का इफेक्ट क्या होना चाहिए, क्या आप बता सकते बेटा मेरे को? हाँ जी बहादुर बच्चों, एक तरफ तो असेट की वैल्यू बढ़ेगी, परफेक्ट। एक तरफ तो असेट की वैल्यू बढ़ेगी, परफेक्ट। एक और, हाँ जी। अब कई बच्चे क्या गलती कर बैठते हैं, इसको लेके जाते हैं प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के क्रेडिट में, जबकि हम इसको प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के क्रेडिट में नहीं ले जा सकते। अब हम इसको लेके जाते हैं बैलेंस शीट के लायबिलिटी में रिवैल्यूएशन रिजर्व के नाम से।
ये रिवैल्यूएशन रिजर्व हमारी बैलेंस शीट में तब तक बना रहेगा जब तक कि असेट को हम इस हायर वैल्यू पर बेच न दें, और इस रिवैल्यूएशन रिजर्व में से आप किसी भी प्रकार का डिविडेंड भी नहीं बांट सकते। चलो जी, ये मेरे सामने आता है अपवर्ड रिवैल्यूएशन, कोई दिक्कत की बात नहीं। लेकिन अब इसी खेल को हम आगे बढ़ाते हैं। देखो जी, डाउनवर्ड रिवैल्यूएशन हुआ, मेरे को दिक्कत नहीं, लॉस आपने इमीडिएटली पीएनएल में डाल दिया। मैं बात कर रहा हूं अपवर्ड रिवैल्यूएशन। अपने असेट का 50,000 से अपवर्ड रिवैल्यूएशन करा, बैलेंस शीट में फिक्स असेट बढ़ गई, लायबिलिटी साइड में रिवैल्यूएशन रिजर्व आ गया। मान लीजिए साल, 2 साल, 5 साल बाद किसी कारण से दोबारा आपको रिवैल्यूएशन करना पड़ा, और अब की बार इसका रिवैल्यूएशन करना पड़ा डाउनवर्ड रिवैल्यूएशन। और सब्सिक्वेंट पीरियड में अगर डाउनवर्ड रिवैल्यूएशन होगा तो फिर उसके इफेक्ट कैसे जाएंगे वो जरा ध्यान से देखिए। असेट की वैल्यू कम होगी, वो तो एक इफेक्ट है। दूसरी बात, मान लीजिए डाउनवर्ड रिवैल्यूएशन हुआ है 30,000 से, तो 30,000 के लॉस को सबसे पहले हम एडजस्ट करेंगे रिवैल्यूएशन रिजर्व से। मान लीजिए डाउनवर्ड रिवैल्यूएशन हुआ 40,000 से, 40,000 से, तो चलो जी, फिक्स एसेट की वैल्यू 40,000 से कम, रिवैल्यूएशन रिजर्व भी 40,000 से कम। लेकिन अगर डाउनवर्ड रिवैल्यूएशन हुआ हम लोगों का 50,000 से ज्यादा से, जैसे 60,000 से, तो असेट की वैल्यू तो 60,000 से कम। अभी 60,000 रुपए के लॉस को कैसे एडजस्ट करेंगे? तो पहले 50,000 हमारे पास रिवैल्यूएशन रिजर्व पड़ा है, रिवैल्यूएशन रिजर्व से एडजस्ट करेंगे, और बचा हुआ 10,000 रुपए का जो एक्सेस लॉस है उसको मैं लेके जाऊंगा प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के डेबिट में। यानी इसका मतलब बच्चों ये मान के चलिए कि अगर सब्सिक्वेंट पीरियड में डाउनवर्ड रिवैल्यूएशन होता है तो उस लॉस को सबसे पहले आपको एडजस्ट करना है रिवैल्यूएशन रिजर्व से। अगर वहां तक एडजस्ट हो जाता ठीक, अगर उससे एक्सेस लॉस है तो उस एक्सेस लॉस को लेके जाएंगे हम प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के डेबिट में। ये तो बच्चों मैंने बात कर ली अपवर्ड या डाउनवर्ड रिवैल्यूएशन की। अब बच्चों मैं बात करने जा रहा हूं रिवैल्यूएशन हो जाने के बाद अब जो रिवैल्यूड वैल्यू होगी उस पर डेप्रिसिएशन कैसे लगेगा। डेप्रिसिएशन ऑन रिवैल्यूड असेट, समझिएगा। सपोज करिए जी, असेट की हिस्टोरिकल कॉस्ट ली हमने 10 लाख रुपए, 1-1 लाख का डेप्रिसिएशन लगा दिया। आज की तारीख में बुक वैल्यू 8 लाख रुपए है। नाउ आपने असेट का अपवर्ड रिवैल्यूएशन करा, 2 इफेक्ट दिए। एक इफेक्ट तो चला जाएगा, असेट को बढ़ा देगा। दूसरा इफेक्ट, बैलेंस शीट के लायबिलिटी साइड में रिवैल्यूएशन रिजर्व। लेकिन अब बच्चों डेप्रिसिएशन कैसे लगाएंगे? तो अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 10 बहुत क्लियर है, यहां आपको इफेक्ट देना है प्रोस्पेक्टिव, मतलब जो हो चुका है आप उसको भूल जाओ। अब आपको नया डेप्रिसिएशन, रिवाइज डेप्रिसिएशन निकालना पड़ेगा। इसका मतलब पहले डेप्रिसिएशन आप 1-1 लाख रुपए लगा चुके हैं, उसमें किसी भी प्रकार का पास्ट एडजस्टमेंट करने की जरूरत नहीं। देखो जी, अब हम निकालेंगे रिवाइज डेप्रिसिएशन। कैसे निकालेंगे? रीवैल्यूड वैल्यू लेके चलेंगे। बताओ जी, आज की तारीख में रीवैल्यूड वैल्यू 8,80,000। स्क्रैप वैल्यू मतलब आज से जो हम एस्टिमेटेड लाइफ प्रोजेक्ट कर रहे हैं उसके बाद उसकी एस्टिमेटेड स्क्रैप वैल्यू क्या होगी? सपोज करें नील, रिमेनिंग लाइफ 8 ईयर, नाउ डेप्रिसिएशन वुड बी 1,10,000। अब आगे के सब्सिक्वेंट पीरियड में जो डेप्रिसिएशन लगाएंगे हम कितना लगाएंगे? 1,10,000 एवरी ईयर। कुल मिला के जो पुराना डेप्रिसिएशन आप लगा चुके हो उसमें किसी प्रकार का अल्टरेशन करने की जरूरत नहीं। बोलो बेटा, क्या यहां तक के कंसेप्ट ऑनलाइन ऑफलाइन सभी बच्चों को क्लियर? पक्का बेटा? उधर लास्ट बेंच, सबसे लास्ट में, उधर लास्ट में बच्चों, इधर बच्चों। हाँ बेटा, सभी में आज की तारीख में आपको इफेक्ट देने हैं सार्थ
प्रोस्पेक्टिव। यस, आज की तारीख में जो अपडेटेड वैल्यू है, हम उस अपडेटेड वैल्यू पे डेप्रिसिएशन लगाएंगे। जैसे डाउनवर्ड रिवैल्यूएशन हो गया, मान लीजिए 10 लाख रुपए के एसेट थे, आपने 1-1 लाख का डेप्रिसिएशन लगा दिया। थर्ड ईयर के बिगिनिंग में बुक वैल्यू 8 लाख रुपए है, अब इसका डाउनवर्ड रिवैल्यूएशन हुआ 3 लाख रुपए से, 3 लाख रुपए से एसेट की वैल्यू कम। नो, एसेट की वैल्यू कितनी दिख रही है? 5 लाख रुपए। 5 लाख रुपए इट्स रिवैल्यूड वैल्यू, रिवाइज्ड वैल्यू। अब इसको डेप्रिसिएट करेंगे। अब पहले हमने ज्यादा डेप्रिसिएशन लगा दिया, उसको भूल जाओ, अब जो आगे का है उसकी बात करो। बच्चों क्लियर? परफेक्ट बेटा। ऑनलाइन वाले बच्चों को भी क्लियर बेटा? ऑनलाइन टीम, तरुणेंद्र, अक्षरा, जतिन, दृष्टि, साक्षी, दक्ष, हर्ष। चलिए बेटा, डेप्रिसिएशन चैप्टर में एक बहुत इंपॉर्टेंट सा कंसेप्ट यार अपना डिस्कस करना बाकी रह गया था। और एक छोटी सी दिक्कत की बात क्या है कि चेंज इन मेथड ऑफ डेप्रिसिएशन पर पुराने पैटर्न में काफी सारे क्वेश्चन आते थे, अब क्वेश्चन कम है। अच्छा, पुराने पैटर्न के जो स्कैनर के क्वेश्चन देखोगे वो रेट्रोस्पेक्टिव इफेक्ट से किए हैं, जबकि इंस्टीट्यूट ने अपने पूरे मॉड्यूल को रिवाइज कर दिया है और अब जो भी इफेक्ट है वो कैसे है? प्रोस्पेक्टिव। बल्कि इंस्टीट्यूट ने मॉड्यूल के भी सारे सॉल्यूशन को अपग्रेड कर दिया। तो समझिएगा बेटा इस कंसेप्ट को, ताकि पुराने क्वेश्चन या पुराने सॉल्यूशन देख के आपके मन में कहीं कंफ्यूजन ना हो। ऑनलाइन टीम भी ध्यान दीजिएगा बेटा। चलिए, अब हम बात करने जा रहे हैं बच्चों चेंज इन मेथड ऑफ डेप्रिसिएशन। जैसे मान लीजिए अभी तक आप मेथड लगाते थे एसएलएम, और आपने इतने साल तक एसएलएम मेथड फॉलो की, ना वो आप मेथड चेंज करके आप डब्ल्यूडीवी की ओर जाना चाहते हैं, या अभी तक आप डब्ल्यूडीवी पे काम करते थे और अब आप चेंज करके एसएलएम पे जाना चाहते हैं। पहली बात तो ये अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 1 के अकॉर्डिंग कंसिस्टेंसी, जो कि हमारा फंडामेंटल अकाउंटिंग प्रिंसिपल है, फंडामेंटल अकाउंटिंग अजम्पशन है, उसके अगेंस्ट है। याद करिए, कंसिस्टेंसी प्रिंसिपल में हम पढ़ते हैं कि हमारी अकाउंटिंग पॉलिसी, अकाउंटिंग मेथड कैसी होनी चाहिए? कंसिस्टेंट। फिर भी अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 1 आपको अपनी अकाउंटिंग पॉलिसी, अकाउंटिंग मेथड चेंज करने की परमिशन देता है, सिर्फ तब देता है जबकि 3 में से कोई एक लॉजिकल ग्राउंड आपके पास हो। पहला, ये जो भी चेंज आप कर रहे हैं, ये चेंज करें ड्यू टू चेंज इन लॉ या ड्यू टू चेंज इन एक्ट। जैसे मैंने आपके सामने एग्जांपल दिया था कि मान लीजिए कंपनी एक्ट में डेप्रिसिएशन की मेथड है एसएलएम डब्ल्यूडीवी, सपोज करें कंपनी एक्ट में ही मेथड चेंज हो गई, और अगर कंपनी एक्ट में ही मेथड चेंज हो गई तो ये जो चेंज है, ये चेंज हमें एक्सेप्ट करना पड़ेगा, क्योंकि कंपनी अपनी मर्जी से चेंज नहीं कर रही है, लॉ में चेंज होने के कारण कर रही है। ड्यू टू चेंज इन अकाउंटिंग स्टैंडर्ड, सपोज करें अकाउंटिंग स्टैंडर्ड में चेंज हो जाए, जैसे अकाउंटिंग स्टैंडर्ड मान लीजिए एसएलएम डब्ल्यूडीवी दोनों मेथड को परमिट कर रहा है, कल से अकाउंटिंग स्टैंडर्ड ही रिवाइज हुआ और एस के अकॉर्डिंग ये अमेंडमेंट आया कि सब एसएलएम मेथड विड्रॉन आया नहीं है बेटा, हाँ मैं बस एग्जांपल ले रहा हूं। तो ऐसे केस में आप और हम सभी प्रोफेशनल लोग जिन कंपनियों में ऑडिट करने जाते हैं, उन कंपनियों को एसएलएम बंद करके डब्ल्यूडीवी पे लाना पड़ेगा। तो ये चेंज हम अपनी मर्जी से नहीं कर रहे हैं, ये चेंज कर रहे हैं ड्यू टू चेंज इन अकाउंटिंग स्टैंडर्ड। तीसरा, फॉर द पर्पस ऑफ प्रॉपर डिस्क्लोजर, हम चाहते हैं कि हमारी जो पीएनएल बैलेंस शीट है वो हमारी कंपनी का ट्रू एंड फेयर स्टेटस प्रेजेंट करे। और मान लीजिए अभी पुरानी जो अकाउंटिंग पॉलिसी मेथड है, उससे हमारा फाइनेंशियल स्टेटमेंट हमारे बिजनेस का ट्रू एंड फेयर स्टेटस नहीं दे पा रहा है, मतलब रॉन्ग मेथड अडॉप्ट कर रखी है। जैसे एक सिंपल सा एग्जांपल लेता हूं, बताओ जी एसएलएम मेथड कहां लगनी चाहिए? जहां असेट से मिलने वाले बेनिफिट एवरी ईयर एक जैसे।
चलो जी, डब्ल्यूडीवी कहां लगनी चाहिए? जहां असेट से मिलने वाले बेनिफिट पहले ज्यादा बाद में कम होते जा रहे हैं। अब सपोज करें आपने एयर कंडीशन परचेस करा। अब बताओ जी, एयर कंडीशन अगर आपने परचेस करा तो मेथड कौन सी होनी चाहिए? डब्ल्यूडीवी। और अगर आप एसएलएम मेथड लगा रहे थे तो ऐसे केस में आपका नेट प्रॉफिट भी गलत शो हो रहा था, डेप्रिसिएशन का अमाउंट तो गलत था ही, फिक्स एसेट भी गलत, रिजर्व एंड सरप्लस भी गलत। और अगर ये गलती, एयर कंडीशनर तो एक एग्जांपल है, किसी बड़ी असेट के साथ अगर इस तरह की गलती है तो ऐसे केस में आप देखो डेप्रिसिएशन का अमाउंट गलत है, नेट प्रॉफिट गलत है, रिजर्व एंड सरप्लस गलत दिख रहे हैं, फिक्स एसेट गलत शो हो रहा है। इसका मतलब आपके फाइनेंशियल स्टेटमेंट, कंपनी का ट्रू एंड फेयर स्टेटस पब्लिक को शो नहीं कर पा रहे। नो, अब हम मेथड चेंज करना चाह रहे हैं। क्यों चेंज करना चाह रहे हैं? क्योंकि मेथड चेंज करेंगे तो ऐसे केस में कंपनी का जो P&L बैलेंस शीट यानी फाइनेंशियल स्टेटमेंट बनेगा वो कंपनी का प्रॉपर डिस्क्लोजर जनरल पब्लिक एट लार्ज को कर सकेगा। दैट मीन्स आपको साबित करना पड़ेगा कि पुरानी मेथड के कंपैरिजन नई मेथड ज्यादा बेहतर है। बताओ जी, क्या हम अपनी अकाउंटिंग पॉलिसी में 2 मिनट ध्यान दे रहे बेटा बच्चों, क्या हम अपनी अकाउंटिंग पॉलिसी या मेथड में इतना इजीली चेंज कर सकते हैं? नहीं। अच्छा, ऐसा चेंज करने से कौन रोकता है आपको? एस वन में भी क्या? कंसिस्टेंसी। कंसिस्टेंसी क्या है? फंडामेंटल अकाउंटिंग अजम्पशन। चलो, क्या हम अपनी पॉलिसी में चेंज कर ही नहीं सकते? चेंज कर सकते, पॉलिसी मेथड में चेंज कर सकते, बट कितने ग्राउंड्स होने चाहिए? 3 में से कोई एक। नंबर 1 ड्यू टू चेंज इन लॉ, नंबर 2 ड्यू टू चेंज इन अकाउंटिंग स्टैंडर्ड, नंबर 3 फॉर द पर्पस ऑफ प्रॉपर डिस्क्लोजर। मान लीजिए आपके पास 3 में से कोई एक लॉजिकल ग्राउंड है और उसके बेसिस पर आप मेथड चेंज कर रहे हैं। अब चेंज करेंगे भी तो देखो जी कैसे चेंज करेंगे भी, तो हमें आज की तारीख में इफेक्ट देना है प्रोस्पेक्टिव। बहादुर बच्चों, आप लोगों से एक रिक्वेस्ट, डेप्रिसिएशन का जब आप स्कैनर देखते हैं उसमें कई बड़े बड़े क्वेश्चन दिखेंगे और उन क्वेश्चन को जब आप करने जाओगे, अगर मान लो ओल्ड स्कैनर देख रहे हैं और उसमें क्वेश्चन किए हुए रेट्रोस्पेक्टिव इफेक्ट से, तो अब रेट्रोस्पेक्टिव इफेक्ट नहीं देना है आपको, इफेक्ट कैसा देना है? प्रोस्पेक्टिव। कैसे बच्चों? ध्यान से देखिए, क्वेश्चन भी अब आपको वही करना है जो प्रोस्पेक्टिव इफेक्ट वाले। देखिए जी, हम बात करें चेंज इन मेथड ऑफ डेप्रिसिएशन। क्लियर? चलो, मान लीजिए एक असेट है जिसकी हिस्टोरिकल कॉस्ट है 5 लाख रुपी, एसएलएम से डेप्रिसिएशन लगा रहे हैं हम 10% के रेट से। चलिए, पहले साल आपने सपोज करें डेप्रिसिएशन लगाया 50,000, सेकेंड ईयर में 50,000, थर्ड ईयर में 50,000। बताओ कितने साल डेप्रिसिएशन लगा चुके बेटा हम? 3 साल डेप्रिसिएशन लगाने के बाद अब बोलो जी, इस असेट की बुक वैल्यू आपके पास कितनी बची? 3,50,000। ये हमारे पास बुक वैल्यू बची। चलो, अब हम चाहते हैं डेप्रिसिएशन की मेथड चेंज करें और डेप्रिसिएशन की मेथड ले जाना चाहते हैं हम डब्ल्यूडीवी, वो भी कितना परसेंट से? तब आपको पुराना चेंज करने की जरूरत नहीं है। जो हम पास्ट एडजस्टमेंट किया करते थे कि सब अगर डे 1 से ही पुरानी मेथड होती तो क्या होता, यहां अब ऐसा नहीं होता। तो हो गया, उसको भूलो, आगे की बात करो। बराबर बेटा? तो अब हम 3,50,000 रुपए को ही आज की तारीख में डब्ल्यूडीवी मेथड के लिए हमारा बैलेंस लेके चलेंगे। पहले साल का डिप्रिसिएशन 35,000, 3,50,000 में से 35,000 माइनस करा तो 3,15,000 बचा, उस पर 10% डिप्रिसिएशन। फिर 3,15,000 में से 31,500 माइनस करा तो 2,83,350 बचा, उसका 10%। यानी आगे भी हम डब्ल्यूडीवी मेथड से डेप्रिसिएशन लगाते जाएंगे। बोलिए जी, क्या है तक सब बच्चों को क्लियर? परफेक्ट बच्चों, आगे बढ़े।
चलो इसी के अपोजिट सपोज करें हिस्टोरिकल कॉस्ट है 5 लाख रुपए, WDV 10%, और अभी तक डेप्रिसिएशन लगा रहे थे हम WDV से। पहले साल 50,000, सेकेंड ईयर 45,000, थर्ड ईयर 40,500। WDV से डेप्रिसिएशन लगाने के बाद अब बुक वैल्यू आपके पास बची है 3,64,500। बराबर बच्चों? चलो जी, नो अब हमारा हृदय परिवर्तन हुआ और अब हम चाहते हैं कि यहां से डेप्रिसिएशन की मेथड लगाएं SLM। तो क्या पुराने कैलकुलेशन में किसी प्रकार का चेंज करने की जरूरत है? नहीं। बहुत ध्यान से सुन लीजिए, कोई पास्ट एडजस्टमेंट करने की जरूरत नहीं। अब ये जो बुक वैल्यू है, इसी बुक वैल्यू को हम मान के चलेंगे हमारी ओरिजिनल कॉस्ट, और इसी पर डेप्रिसिएशन लगाते जाएंगे। और इस पर जब डेप्रिसिएशन लगाएंगे तो पहले साल का डेप्रिसिएशन 36,450, देन 36,450, ये डेप्रिसिएशन हम आगे लगाते जाएंगे। बोली बच्चों, क्या है तक सब बच्चों को कंसेप्ट क्लियर? पक्का बेटा? तो अभी तक हम मेथड कौन सी लगा रहे थे? WDV। अब हम मेथड कौन सी लेके चलेंगे? SLM। ओके, चलिए बच्चों, ये डेप्रिसिएशन के हम लोगों ने कंसेप्ट्स यहां कंप्लीट किए। बोलो, यहां तक के कंसेप्ट्स में किसी भी बच्चे के मन में किसी भी प्रकार का डाउट डिफिकल्टी हो तो बताएं। पक्का? परफेक्ट बच्चों, आगे बढ़े। अब जो नए स्टडी मटेरियल में अपनी इंस्टीट्यूट ने एक छोटा सा पॉइंट डाल दिया, और कोई बहुत टेक्निकल नहीं है, लेकिन कई बार देखने में आता ना कि मार्केट में एक तरह से हाइप क्रिएट कर दिया जाता है कि सब ये नया आया, और बच्चों के दिमाग में एकदम से डर खौफ पैदा होता है, जबकि है कुछ नहीं। चलिए बहुत ध्यान से सुनिएगा। हमारे नए स्टडी मटेरियल में जो कि इंस्टीट्यूट ने डेप्रिसिएशन चैप्टर के लिए आपको प्रोवाइड किया, मतलब पूरा स्टडी मटेरियल जो टोटल है उसके अंदर डेप्रिसिएशन की बात कर रहा हूं, अमोर्टाइजेशन का एक कंसेप्ट डाला है। हालांकि पहले भी था, हाईलाइटेड करके अलग से दे दिया। सुनना बेटा, देखो जी, डेप्रिसिएशन की बात करते हैं हम टेंजिबल असेट पर। अमोर्टाइजेशन ये कंसेप्ट, ये अकाउंटिंग प्रिंसिपल हम अप्लाई करते हैं इन केस ऑफ इंटेंजिबल असेट। जितनी भी इंटेंजिबल असेट है, जैसे पेटेंट है, कॉपीराइट है, डिजाइन है, ट्रेडमार्क है, लोगो, मोनो, सिग्नेचर, ब्रांड नेम, फ्रेंचाइजी, लाइसेंस, रूट परमिट, ये जितनी भी इंटेंजिबल असेट है, इन सभी इंटेंजिबल असेट की हम कैपिटलाइज वैल्यू, यानी उस इंटेंजिबल असेट को यूजेबल कंडीशन में लाने तक के खर्चे हम उसकी कॉस्ट के अंदर जोड़ देते हैं। और जितने पीरियड तक आप इस इंटेंजिबल असेट को यूज कर सकते हैं, मान लीजिए आपने किसी कंपनी से पेटेंट परचेस करा 10 साल के लिए, या आपने कॉपीराइट एक्वायर करा 5 साल के लिए, या आपको लाइसेंस दिया गया 20 साल के लिए, तो जो उसका लीगल वैलिडिटी पीरियड है, जितने समय की आप उसको यूज कर सकते हैं, उतने पीरियड में हम उसको क्या काम कर देंगे? अमोर्टाइज। देखिए कैसे, जैसे सपोज कर लीजिए आपने पेटेंट परचेस किया 28 लाख रुपए में, 2 लाख रुपए का और आपको एक्सपेंसेस लग गया उस पेटेंट को एक्वायर करने और अपने बिजनेस में यूज करने की स्टेटस, यानी उस सिचुएशन में लाने तक में। यानी अब इस पेटेंट की हम लोगों की वैल्यू बन जाती है 30 लाख। अच्छा, इसका जो पीरियड आपको ग्रांटेड है 10 ईयर, तो हम इसको रिटर्न ऑफ कितने साल में करेंगे? 10 ईयर। तो एवरी ईयर 3 लाख रुपए हम लोगों को राइट ऑफ करना है।
अब ऐसे केस में आप अगर इसका अकाउंटिंग भी करेंगे तो देखो जी कैसे करेंगे। ये आपने बनाया पेटेंट अकाउंट, हमने लिखा टू बैंक 28 लाख रुपए, बैंक चार्जेस 2 लाख रुपए। ये चार्जेस कौन से हैं? ये चार्जेस पेटेंट को परचेस करने के, पेटेंट को एक्वायर करने के लीगल चार्जेस जो कि हमने बैंक से दिए। यानी पेटेंट हम लोगों का कितने का बैठा? 30 लाख रुपए इसकी हिस्टोरिकल कॉस्ट है, कैपिटलाइज वैल्यू, एसेट को यूजेबल कंडीशन में लाने तक की वैल्यू। एवरी ईयर हम इसका अमोर्टाइजेशन करेंगे और मान लीजिए यहां पर 6 महीने हुए तो 6 महीने का अमोर्टाइजेशन बनेगा 1,50,000। ये बैलेंस लिया, इसको मैंने आगे बढ़ा दिया। नेक्स्ट ईयर पूरे 1 साल का अमोर्टाइजेशन, तो आप देखो 30 लाख रुपीस की वैल्यू थी, 10 साल हम इसको यूज कर सकते थे, अगले साल 3 लाख रुपए से इसका अमोर्टाइजेशन। यहां असेट के क्रेडिट में एक इफेक्ट और जाएगा, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के डेबिट में। बोलो यहां तक सब बच्चों को क्लियर? अब इसी में देखो इन्होंने एक छोटा सा पॉइंट और डाल दिया, हालांकि कुछ नया नहीं, अब जिसे बहादुर बच्चों के लिए सुनना बच्चों। आपको याद है अभी मैंने आपको डिप्रिसिएशन में चेंज इन यूजफुल लाइफ बताया था, इसे एक छोटा सा इनपुट इसके अंदर डाल दिया और आप बहुत अच्छे से जानते हैं कि आज की तारीख में हमें इफेक्ट कैसे देने हैं, प्रोस्पेक्टिव। ठीक है, स्ट्रीमिंग कंपनी एक्वायर्ड स्ट्रीमिंग राइट्स ऑफ अ मूवी फॉर रुपी 18 लाख। 18 लाख रुपए में आपने राइट परचेस किए। इस राइट के लिए इंटाइटलमेंट आपका बनता 10 ईयर। एट द बिगिनिंग ऑफ 4th ईयर, मतलब 3 ईयर आप इसका अकाउंटिंग ट्रीटमेंट दे चुके हैं। इसका व्यूअरशिप रिड्यूस हो जाता है और अब आपको लगता है कि साहब हम इसको ज्यादा ज्यादा अगले 5 साल यूज कर, 5 साल और हम इसका बेनिफिट ले सकते हैं। तो देखो जी 18 लाख रुपए में आपने परचेस किया था, स्ट्रीमिंग राइट लिया था, उस समय हमने माना था कि सब इसके इतने फॉलोअर्स हैं या इतना इसका बेनिफिट हमें 10 ईयर तक मिलेगा। आपने एवरी ईयर 1,80,000 रुपये रिटर्न ऑफ किया। अब देखिए इस हिसाब से 3 साल के अंदर 5,40,000 रुपये आप राइट ऑफ कर चुके हैं। 1,80,000, 1,80,000। हाँ जी बच्चों, अब इसकी वैल्यू मेरे पास बची 12,60,000। ये इसकी बुक वैल्यू है। अच्छा, अब आपको लगता है कि इसका बेनिफिट हमें और कितने साल मिलेगा? हम डिवाइड करेंगे 5 से और अब आगे जो अमोर्टाइज करेंगे 2,52,000। तो एवरी ईयर, सुनना बेटा, एवरी ईयर 2,52,000 हम लेके जाएंगे प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के डेबिट में। बोलिए बेटा, क्या यहां तक सब बच्चों को कंसेप्ट क्लियर? बोलो जी, डेप्रिसिएशन परफेक्ट बेटा, कर सकते बच्चों? चलिए बेटा, यहां बच्चों हम डेप्रिसिएशन के सेशन को समाप्त करते हैं।